हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। इनकम टैक्स एक्ट 1961 63 इयर्स के बाद अब खत्म होने जा रहा है। गवर्नमेंट इसके लिए पूरी तैयारी कर ली है, गवर्नमेंट ने प्लानिंग कर ली है। अब इनकम टैक्स एक्ट 1961 के जगह पे अब द डायरेक्ट टैक्स कोड 2025 आपको देखने को मिलेगा। तो दोस्तों, द डायरेक्ट टैक्स कोड 2025 के क्यों लाया गया है, इनकम टैक्स एक्ट 1961 को क्यों खत्म किया गया है, इन सारी बातों के ऊपर वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो दोस्तों, इनकम टैक्स एक्ट की यदि हम हिस्ट्री देखें, 1860 में सबसे पहले इनकम टैक्स एक्ट बना था और तब से लेकर के आज 164 साल हो चुका है, 164 इयर्स कंप्लीट हो चुके हैं। इनकम टैक्स एक्ट में हमेशा से ही अमेंडमेंट होता चला आ रहा है, क्योंकि इनकम टैक्स में काफ़ी सारे सेक्शंस हैं, उसमें प्रोविजंस हैं, प्रोविजो है, एक्सप्लेनेशंस हैं, बहुत सारी चीज़ें। गवर्नमेंट इसको टाइम टू टाइम क्या करती रही है, अमेंड करती रही है, चेंजेस इसमें लाती रही है। यदि हम एक सीक्वेंस यहाँ पे देखें तो 1860 में पहली बार इनकम टैक्स एक्ट बना था। इसके बाद 1886 में गवर्नमेंट को, उसमें ब्रिटिश शासन था, अंग्रेजों की सरकार थी, उन्हें लगा तो उन्होंने इसमें कुछ चेंजेस कर दिया। इसके बाद फिर से अमेंडमेंट किया गया 1922 में। इसके बाद फिर जब भारत देश आज़ाद हो गया, जब अंग्रेजों के चुंगल से मुक्त हो गया, तो गवर्नमेंट को ये लगा कि भाई अब हमारा देश आज़ाद हो चुका है, तो हम अब क्यों ना अपने इनकम टैक्स एक्ट को बदल दें। तो दोस्तों, 1922 के बाद 1961 में जो चेंजेस आया और वहाँ से फिर ये जो इनकम टैक्स एक्ट 1961 ये अब तक चला आ रहा है और लगभग 63 साल दोस्तों कंप्लीट हो चुके हैं। तो दोस्तों, 1961 को अब यहाँ पे पूरी प्लानिंग कर ली गई है कि 2025 में क्या हो जाएगा, ये इनकम टैक्स एक्ट पूरी तरीके से खत्म होगा और यहाँ पर द डायरेक्ट टैक्स 2025 आपको देखने को मिलेगा। तो इनकम टैक्स एक्ट 1961 को क्यों खत्म किया जा रहा है, इसके पीछे कारण क्या है दोस्तों। यहाँ पे सबसे पहली बात तो की जा रही है कि सिंप्लिसिटी की, मतलब कि जो अभी का जो इनकम टैक्स एक्ट 1961 है वो काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्लेक्स हो चुका है। कॉम्प्लेक्स इन द सेंस कि इसमें लगभग 298 सेक्शंस हैं, इसके बाद उसमें सब सेक्शंस हैं, प्रोविजो है, एक्सप्लेनेशंस है, बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्सिटी इसमें आ रहा था। तो सरकार को लगा कि भाई इनकम टैक्स एक्ट 1961 में इतनी कॉम्प्लेक्सिटी आ रही है तो इसको क्यों ना चेंज कर दिया जाए। सेकेंड प्रॉब्लम जो आता था वो आता था लिटिगेशन का, कि जब वो चीज़ें कॉम्प्लेक्स होती हैं, जैसे कि इनकम टैक्स एक्ट 1961 में काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्लेक्सिटी होने की वजह से क्या हुआ कि लिटिगेशन के केसेस यहाँ पे अराइज होने लगे। नेक्स्ट पॉइंट है यहाँ पे कंप्लायंस बर्डन। जब कोई लॉ, जैसे इनकम टैक्स की ही हम बात कर लेते हैं, यदि ये इजी रहता, सिंपल रहता, लोगों को समझने में इसको दिक्कत नहीं होती, तो इसका कंप्लायंस करना भी लोगों के लिए काफ़ी आसान होता। वो भी एक कारण है कि इनकम टैक्स एक्ट 1961 को यहाँ पे खत्म किया जा रहा है। अभी आप मैम जी का आप स्टेटमेंट खुद सुन लें कि मैम यहाँ पे क्या कह रही हैं। I am now announcing a comprehensive review of the Income Tax Act 1961. The purpose is to make the act concise, lucid, easy to read and understand. This will reduce disputes and litigation, thereby providing tax certainty to the taxpayers. तो आपने सुना कि मैम यहाँ पे खुद कर रही है कि हम क्या कर रहे हैं कि अपनी जो भी ये इनकम टैक्स एक्ट 1961 जो अर्लियर टैक्स सिस्टम है उसको हम सिंप्लीफाई करने जा रहे हैं, उसको हम कॉम्प्रिहेंसिव इस तरीके से बनाएंगे जिससे कि लोगों को जो है ये चीज़ अच्छे से समझ में आ सके। तो इन लोगों ने क्या किया कि जो पहले इनकम टैक्स एक्ट 1961 में जो गिफ्ट टैक्स पहले इंक्लूड था, वेल्थ टैक्स इंक्लूड था और फ्रिंज बेनिफिट टैक्स इंक्लूड था, इसको इन लोगों ने क्या किया कि वहां से हटा दिया। अब गवर्नमेंट क्या कर रही है, पिछले 2 सालों से आप देख रहे हैं न्यू टैक्स रिजीम और ओल्ड टैक्स रिजीम को गवर्नमेंट यहाँ पर इनकम टैक्स एक्ट में जोड़ दिए। ITR फाइल करने वालों के लिए दोनों रिजीम अवेलेबल हो गए हैं। अब ऐसे केस में ओल्ड टैक्स रिजीम जो चला आ रहा है उसमें कोई परिवर्तन नहीं, न्यू टैक्स रिजीम जो लाया गया है उसका कहीं ना कहीं जो है लिंक जो है डायरेक्ट टैक्स कोड से है, जो पहले से ड्राफ्टेड है उसमें जो भी चेंजेस किए गए उसका सीधा सीधा लिंक डायरेक्ट टैक्स कोड से है। ऐसा लगता है कि आने वाले समय में जो ओल्ड टैक्स रिजीम है वो टोटली कंप्लीटली खत्म होने वाला है और न्यू टैक्स रिजीम के अनुसार ही सारा काम हमें करना पड़ेगा। अब डायरेक्ट टैक्स कोड का इवोल्यूशन कैसे हुआ, डायरेक्ट टैक्स कोड अभी हमें सुनाई दे रहा है 2025, लेकिन दोस्तों इसका काम बहुत पहले से चल रहा है।
2009 में जब प्रणब मुखर्जी फाइनेंस मिनिस्टर थे उस टाइम से ही इसकी ड्राफ्टिंग की गई थी। पहली बार डायरेक्ट टैक्स कोड को 2009 में ड्राफ्ट किया गया था, पब्लिक की ओपिनियन उसमें ली गई थी। इसके बाद 2010 में जो है पार्लियामेंट में इसको प्रेजेंट किया गया जाके ताकि ये डायरेक्ट टैक्स कोड पास हो सके। 2014 में जब बीजेपी की गवर्नमेंट है उस समय स्टैंडिंग कमेटी ऑफ फाइनेंस के पास ये जो है डायरेक्ट टैक्स कोड जो है भेजा गया जिससे कि वो अपना रिकमेंडेशंस वहां पे दे सके। स्टैंडिंग कमेटी ऑफ फाइनेंस की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि जब भी कोई नया लॉ या जब भी कोई नया इस तरीके की चीज़ें बिल पास होने वाली होती है तो वो स्टैंडिंग कमेटी ऑफ फाइनेंस के पास ही जाता है और वो लोग उसकी प्रॉपर तरीके से रिव्यू करते हैं कि मतलब पूरे ऑल ओवर द इंडिया जो है पब्लिक के इंटरेस्ट में क्या क्या चीज़ें हैं, पब्लिक इंटरेस्ट में क्या चीज़ें नहीं है, उन सारी चीज़ों को देख करके वो अपना सुझाव देते हैं। इसके बाद दोस्तों 2017 में मोदी गवर्नमेंट ने 6 मेंबर्स का एक टास्क फोर्स इन्होंने कॉन्स्टिट्यूट किया ताकि वो एक नया डायरेक्ट टैक्स लॉ को वो ड्राफ्ट कर सके। अब फाइनली जो है 2024 में जब नया डायरेक्ट टैक्स लॉ जो है जब ड्राफ्ट हो चुका है, कंप्लीट हो चुका है दोस्तों, और भी कुछ इससे रिलेटेड कुछ पॉइंट्स यदि रह गए होंगे तो वो सारी चीज़ें अब फाइनलाइज हो जाएंगी। तो 2024 में जब बजट हमारा 23 जुलाई को जब पास हुआ तो उसमें फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण जी ने इस चीज़ को क्लियर कर दिया कि हम जो है अभी आप यहाँ पे सुन सकते हैं कि इन्होंने क्या कहा है इस बिल में। That within 6 months we will have the tax code or the income tax act, at least some parts of it very clearly written in simple, easy to understand language. तो दोस्तों आपने सुना, इन्होंने कहा कि इस 6 महीने के अंदर हम इन सारी चीज़ों को फाइनलाइज कर देंगे और नए जो डायरेक्ट टैक्स कोड है 2025 इसको हम जो है इम्प्लीमेंट करने वाले हैं। तो दोस्तों ऐसा लगता है कि 6 महीने का जो ये टाइम बता रही है तो हो सकता है कि बजट 2025 जो फरवरी में आएगा उसमें डायरेक्ट टैक्स कोड को प्रॉपर तरीके से इम्प्लीमेंट कर दिया जाएगा और 1 अप्रैल 2025 से ये डायरेक्ट टैक्स कोड एप्लीकेबल हो जाएगा। और दोस्तों यहाँ पे ये जो डायरेक्ट टैक्स कोड है जो नया बिल पारित हो रहा है 2010 से ही चला आ रहा है, लगभग 471 पेजेस का ये डायरेक्ट टैक्स कोड है। मैं इसको डिस्क्रिप्शन में जो है इसको अटैच कर दूंगा, इसका लिंक दे दूंगा, आप उसको डाउनलोड करके इसको पढ़ सकते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहली जो बेनिफिट हम लोग को डायरेक्ट टैक्स कोड में देखने को मिलेगी वो मिलेगी कि असेसमेंट ईयर ऑफ फाइनेंशियल ईयर में जो लोगों को कंफ्यूजन होता था, अब दोस्तों क्या होगा कि जब डायरेक्ट टैक्स कोड आ जाएगा तो सिर्फ और सिर्फ फाइनेंशियल ईयर रहेगा, असेसमेंट ईयर नहीं रहेगा। मतलब कि अब जैसे फाइनेंशियल 25 और 26 है तो उसका जो भी इनकम टैक्स रिटर्न होगा 25-26 से लिखा रहेगा, 26 और 27 नहीं लिखा रहेगा। दूसरा है रेजिडेंशियल स्टेटस। तो इनकम टैक्स एक्ट 1961 में 3 प्रकार के रेजिडेंट काउंट किए जाते थे। एक रेजिडेंट हो गया, दूसरा है कि ऑर्डिनरी रेजिडेंट, नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट, नॉन रेजिडेंट, इस तरह की कैटेगरी बनाई गई थी। लेकिन अब दोस्तों डायरेक्ट टैक्स कोड में सिर्फ और सिर्फ 2 कैटेगरी के रेजिडेंट देखे जाएंगे, एक रेजिडेंट और दूसरा नॉन रेजिडेंट। उसके अनुसार टैक्स का कैलकुलेशन किया जाएगा। इसके बाद है सिंप्लीफिकेशन इन लैंग्वेज। इंपॉर्टेंट है, इनकम टैक्स एक्ट 1961 को समझना काफी ज्यादा मुश्किल था क्योंकि शुरू में मैंने बताया कि काफी ज्यादा कॉम्प्लेक्सिटी है। उसके पीछे रीजन ये है कि लगभग 298 सेक्शन से 23 शेड्यूल्स हैं। इनकम टैक्स एक्ट 1961 में 298 सेक्शंस आ जाते हैं, 23 चैप्टर्स आ जाते हैं, 14 शेड्यूल्स आ जाती हैं, जिसके वजह से कि ये काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्लिकेशंस इसमें होता था और लैंग्वेज भी जो होती थी वो भी उसको इंटरप्रेट करना, उसको समझना प्रोफेशनल्स के लिए भी, टीचर्स के लिए भी, स्टूडेंट्स के लिए भी, सभी के लिए काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट करता था। लेकिन कोई भी प्रोविजो या एक्सप्लेनेशन आपको देखने को नहीं मिलेगा, मतलब सिंपल लैंग्वेज में आपको डायरेक्ट टैक्स कोड मिलेगा। इसके बाद है नेक्स्ट पॉइंट, गवर्नमेंट ये चाहती है कि उसका जो टैक्स बेस है वो इंक्रीज हो सके। तो दोस्तों गवर्नमेंट क्यों अपने टैक्स बेस को 7 से 8% इंक्रीज करना चाहती है, उसके पीछे रीजन ये है कि यदि आप इस ग्राफ को देखेंगे तो इंडिया में अभी क्या सिचुएशन है कि लगभग 142 करोड़ की जो जनसंख्या है उस 142 करोड़ में सिर्फ और सिर्फ 7.4 करोड़ लोग अपनी ITR को जो है फाइल करते हैं। दोस्तों ये जो हमारी पॉपुलेशन 142 करोड़ में सिर्फ और सिर्फ 7 करोड़ 40
लाख लोग अपनी ITR को फाइल करते हैं, जो कि अप्रॉक्सीमेटली 5% आता है इस टोटल पॉपुलेशन का। तो 5% में भी दोस्तों क्या है कि सिर्फ और सिर्फ 1.5% जो इंडियंस हैं वो क्या कर रहे हैं, टैक्स का पेमेंट करते हैं। 1.5% केवल टैक्स का पेमेंट करते हैं, रिमेनिंग जो लोग हैं वो टैक्स का पेमेंट नहीं करते हैं। यदि चाइना में देखें तो यहाँ पे 10% लोग टैक्स का पेमेंट करते हैं। यूएसए में दोस्तों सबसे हाईएस्ट है। यहाँ पे देख सकते हैं कि जो 80% हमारा टैक्स कलेक्ट हो रहा है वो सिर्फ और सिर्फ उसमें 0.03 इंडियंस अपना कंट्रीब्यूशन दे रहे हैं। तो यहाँ पर जो 1.5% यहाँ पे जो आप देख रहे हैं कि सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे टैक्स का जो पेमेंट हो रहा है 1.5% ही लोग टैक्स का पेमेंट कर रहे हैं, जिसकी वजह से गवर्नमेंट की रेवेन्यू को क्या हो रही है, कम हो रही है। तो गवर्नमेंट अपने रेवेन्यू को, अपने टैक्स बेस को बढ़ाने के लिए ये डायरेक्ट टैक्स कोड 2025 को ला रही है, जो भी एक बड़ा रीजन है, एक बड़ा फैक्टर है। इसके बाद दोस्तों यहाँ पे मार्जिनल टैक्स रिलीफ की बात करें, ये एक अच्छा पॉइंट है जो कि डायरेक्ट टैक्स कोड में इंक्लूड किया गया है। ऐसा सुनने में आ रहा है दोस्तों कि 55 लाख तक की जो भी इनकम के लोग हैं उनको काफी बड़ा जो है मार्जिनल टैक्स बेनिफिट यहाँ पे गवर्नमेंट डायरेक्ट टैक्स कोड में देने वाली है। सैलरी क्लास के पर्सन को भी इससे फायदा मिलने वाला है। इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट है ट्रिपल ई बेनिफिट्स टू इन्वेस्टमेंट्स। ट्रिपल ई बेनिफिट्स का मतलब होता है एग्जेम्प्ट, एग्जेम्प्ट, एग्जेम्प्ट। ठीक है, अब इनकम टैक्स एक्ट 1961 में भी ट्रिपल ई की बेनिफिट मिल रही थी। अब इसमें कुछ और भी इनकम को ऐड किया जाएगा और भी इन्वेस्टमेंट को हो सकता है ऐड किया जाए डायरेक्ट टैक्स कोड में, जिससे कि ये ट्रिपल ई की बेनिफिट लोगों को मिल सके। अब इसमें जैसे क्या था, पीपीएफ था, तो ट्रिपल ई का मतलब क्या होता है दोस्तों कि जो अमाउंट आप इन्वेस्टमेंट करते हैं वो भी टैक्स फ्री होता है, और उस इन्वेस्टमेंट पे जो आपको रिटर्न्स या इंटरेस्ट मिलता है वो भी टैक्स फ्री होता है। जब वो मैच्योर होता है तो उससे मिलने वाला जो अमाउंट होता है, मैच्योरिटी वैल्यू, वो भी एग्जेम्प्ट होती है। तो जैसे पहले क्या है कि पीपीएफ का अमाउंट ले लीजिए, सुकन्या समृद्धि ले लीजिए, यूलिप ले लीजिए यूनिट, और ईपीएफ, इन सारे में ट्रिपल ई की बेनिफिट गवर्नमेंट देती है। अब इसके अलावा अब हमें देखना है डायरेक्ट टैक्स कोड में ट्रिपल ई की बेनिफिट किस तरीके से लोगों को मिलने वाली है। नेक्स्ट पॉइंट है डायरेक्ट टैक्स कोड में कि अब हमें न्यू टैक्स रेजिम ही केवल देखने को मिलेगा, और आने वाले समय में जब डायरेक्ट टैक्स कोड आ जाएगा तो ओल्ड टैक्स रेजिम मुझे लगता है कि खत्म हो जाएगा, केवल न्यू टैक्स रेजिम ही चलेगा, जिसमें कोई भी इंसेंटिव, कोई एग्जम्पशन, कोई बेनिफिट आपको नहीं मिलने वाली है। कास्केडिंग इफेक्ट सिंप्लीफाइड। कास्केडिंग इफेक्ट का मतलब होता है टैक्स के ऊपर टैक्स देना। तो गवर्नमेंट को ये लगा कि भाई इसको जो है यहाँ पे चेक करना चाहिए, इसको खत्म करना चाहिए, ताकि दो जगह टैक्स का पेमेंट ना होने पाए। इसके बाद है यहाँ पर जो हमारा एग्जिस्टिंग लॉ था इनकम टैक्स एक्ट 1961, उसमें 298 सेक्शंस हैं हमारे, 23 चैप्टर्स होते हैं और 14 शेड्यूल्स हैं, जो कि ये पढ़ना पड़ता था लोगों को, उसके अनुसार अपनी प्रैक्टिस करनी पड़ती थी। लेकिन दोस्तों डायरेक्ट टैक्स कोड में यहाँ पे 319 क्लॉजेस लाए गए हैं, 22 चैप्टर्स हैं और 22 शेड्यूल्स हैं, जो कि हमें इसके अकॉर्डिंग अपना काम करना होगा, पढ़ना पड़ेगा स्टूडेंट्स को, और सारे प्रैक्टिशनर्स को भी इसको ध्यान में रख करके अपने आगे करना होगा। तो दोस्तों ये छोटी सी इंफॉर्मेशन डायरेक्ट टैक्स कोड के ऊपर आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में लिख के जरूर बताइएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।